हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान का चौथा अध्याय ऊष्मा मतलब हीट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानता और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का महसूस करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो ठंडा तथा गर्म। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय हैं? आइए पता करें। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। मतलब आपको गर्म चीज़ नहीं छूनी है ताकि आपका हाथ जल जाए। क्रियाकलाप है 4.1। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ABC नामांकित कीजिए। मतलब लिखना है ABC। पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को दक्षिण या दाएं हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। इतना गर्म नहीं डालना है आपको ना। तो बूझो पूछ रहा है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? मतलब आपके 2 हाथ थे। आपने एक को गर्म पानी से निकाला, एक को ठंडे पानी से निकाला और निकाल कर आपने सी वाले पात्र में डाल दिया। ठीक है, तो एक को तो गर्म लगा वो पानी, एक को ठंडा लगा। क्यों लगा ऐसा? तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति मतलब मशीन को तापमाप या थर्मामीटर कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर या ताप को थर्मामीटर या तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी में हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है, कुछ इस तरह का। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई नहीं देने लगे।
थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए मतलब को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी मतलब रोगाणुनाशक घोल का प्रयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आएगा। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप का सदैव उसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। आपने अपने शरीर का तापमान कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। ये सावधानियाँ रखनी है आपको। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिएगा उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए जो आपको धातु का दिख रहा है, नहीं तो इसका तापमान बदल सकता है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहा था। पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तो इसके लिए चेतावनी है, क्यों रोक दिया? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला ताप मापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप का नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान
की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों को जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल है इसके लिए। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल है 4.4। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा पानी लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। यह तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव परिणामों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। सबसे पहले, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। दूसरा, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझों को समझ में आ गया कि उस तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, एक प्रैक्टिकल है। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं जाता। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग मतलब किंक देखते हैं? विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी मतलब डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ज्वाला ऊष्मा से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। पहली जानना चाहती है, क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। आप इसको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़े को क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है?
क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? इसीलिए क्रियाकलाप करते हैं 4.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तु जैसे इस्पात मतलब स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल अथवा विभाजन मतलब डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को इस सारणी में नोट कीजिए। तो स्टील की चम्मच है, ये धातु की बनी हुई है ना, तो इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इस तरह से स्केल लेंगे, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, इसका दूसरा सिरा गर्म होता है नहीं, तो इसमें लिखेंगे नहीं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर मतलब तांबा। जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक अथवा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मा रोधी पदार्थ भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है आइए पता लगाएं। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। गोल पैंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी टिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए और जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जल गर्म ऊपर उठता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उस स्थान को लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसको क्रियाकलाप 4.9 के द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल है 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए मतलब पीछे की ओर रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? सावधान, अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ अधिक गर्मी महसूस करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर ही वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल मतलब धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। मतलब इस तरह से दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आती है
और रात के समय स्थल से समुद्र की ओर आती है। यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है, मतलब चित्र दे रखा है ऊपर, ये परिघटना आप उस चित्र में देख सकते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा समय द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक मतलब हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में मतलब बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने को परामर्श दिया जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दी में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं 4.10। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.11। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप मतलब 60 डिग्री सेल्सियस जल को गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद अथवा हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा अथवा गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए तो उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु मतलब फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक 2 पतले कंबल में हमें किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। इसके प्रमुख शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ें। और अभी आपने इस पूरे अध्याय में क्या सीखा तो पढ़ते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि याद करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप वह युक्ति है जिससे ताप मापा जा सकता है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है।
डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापिक का प्रयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का ताप का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी के साथ हमारा अभी तो और रह रहा है यहाँ पर। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड में निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। तो ये हमारी बुक का चौथा अध्याय था विज्ञान का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ में। धन्यवाद।